गए मंत्री उमेश पटेल की बात करें। काफिले में उनके जो फॉलो गाड़ी लगी हुई थी उस कार ने टक्कर मारी। बिल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है। घटना में मंत्री उमेश पटेल पूरी तरह से सुरक्षित। उमेश पटेल को सिर और पैर में मामूली चोटें आई हैं। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। तो बिलासपुर से बड़ी जानकारी। मंत्री उमेश पाल सड़क हादसे में बाल बाल बचे हैं। काफिले में लगी फॉलो गार्ड की कार ने उनकी कार को टक्कर मारी। बिल्हा के भोजपुरी टोल प्लाजा के पहले यह हादसा हुआ है। तो घटना में मंत्री उमेश पाल बाल बाल बचे हैं। हालांकि मामूली चोटें उनके सिर और पैर में आई हैं। ये वाहन भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो सवार थे। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त पूरा हादसा पेश आया। हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और राहत भरी बात यही कि वो सुरक्षित हैं। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए अभिषेक शुक्ल, डिप्टी न्यूज एडिटर छत्तीसगढ़, जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ हुआ इस हादसे के दौरान और उमेश पाल उनकी हालत कैसी है फिलहाल? देखिए, वो बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित है। मंत्री उमेश पटेल बिलासपुर से जो है वो बिलासपुर आ रहे थे। दरअसल रायपुर से जब ये हादसा उनके साथ हुआ है, काफिले में जो फॉलो गाड़ी थी उसी से ही उनको टक्कर लगी थी और हल्की चोटें आई थी, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई है। बिल्हा के टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ है। थोड़ी चोटें सर और पैर में आई, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित है और फर्स्ट एड लेने के बाद वो रेस्ट ले रहे हैं। रायपुर से नंदेली लौटते वक्त ये हादसा हुआ है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन राहत की बात है अवंतिका कि मंत्री उमेश पटेल पूरी तरह से सुरक्षित है और एक बड़ा हादसा टल गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी जानकारी के लिए। तो हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विधायक उमेश पटेल मंत्री उमेश पटेल जो कि इस हादसे में पूरी तरह से अब सुरक्षित है। फॉलो गार्ड की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी। इधर बीजापुर दौरे पर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी नक्सली हमले में बाल बाल बच गए। मंडावी बीजापुर के गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि लौट रहे मंडावी के काफिले पर नक्सली हमला हुआ। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि हमला विधायक का काफिला निकल जाने के बाद हुआ था। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई थी और गोली पार्वती कश्यप के वाहन के टायर में लगी थी। हालांकि इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। राहत भरी बात बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने कहा है कि विधायक समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के तहत जो हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग 8 बाजारों में नुक्कड़ सभा करने के लिए साप्ताहिक बाजार रंगलूर रहे हुए थे और वहाँ से सभा समाप्त होने के बाद हम वापस बीजापुर जिला मुख्यालय आ रहे थे। उसी बीच में हमारे साथ काफिले में चल रहे हम सब लोग काफिले में वापसी हो रहा था। वो चलते समय हमारी गाड़ी थी जिला पंचायत सदस्य, उस गाड़ी पे फायरिंग हुआ। फायरिंग होने की वजह से टायर में साथ गोली लगा और गोली लगने के बाद में टायर पंचर होना, फिर उसके बाद फिर वो सब लोग वापस पदेड़ा गाँव की ओर रहे और अब सभी लोग हम लोग यहाँ पर सुकुशल पहुँच चुके हैं और जिला मुख्यालय में है। तो जो भी जानकारी है उसको कितने नक्सली रहे होंगे, क्या ऐसी रहा होगा? उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी नहीं मिली है, कितने लोग थे, कैसा हुआ, क्या हुआ। अच्छा, जो इनपुट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस आपको उस इलाके में मतलब ये जो दौरा आपका चल रहा है उसको जाने से रोक रही थी और आपको हेलीकॉप्टर मंगाया जा रहा था कि आप हेलीकॉप्टर जाइए, पर आप सुरक्षा का उनकी बात ना नहीं। मैं निर्धारित कार्यक्रम से 22 जाना और 22 वापस आना बताया था प्रोटोकॉल। उधर विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एसपी ने विधायक को वहां जाने से मना किया था, वहां बिना सुरक्षा के जाना सही नहीं था और गृहमंत्री ने कहा है कि विधायक विक्रम मंडावी समेत सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी, उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी, उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी।
टायर बदलते ज़रूर उनने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। इधर नारायणपुर ओरछा मार्ग को बहाल करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान निकल गए हैं और नक्सलियों ने शुक्रवार देर रात जगह जगह पर सड़क पर पेड़ और सड़क खोदकर मार्ग बाधित कर दिया था। साथ ही मोबाइल टावर में आगजनी की थी। पीटीएस, डीआरजी, डॉग स्क्वाड और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग कर रही है। ये लोग ड्रोन से निगरानी करते हुए और जेसीबी के माध्यम से सड़क से पेड़ और पत्थर हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा 4 दिनों बाद मार्ग बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और सुबह सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए 5 किलो का आईडी बरामद कर मौके पर उसे नष्ट भी किया। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से नक्सलियों के द्वारा जो मार्ग बाधित किया गया था उसे खोलने के लिए लगातार सर्चिंग भी जवान लगा रहे हैं। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी उनके साथ मौजूद है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जो भी क्षेत्र जो कि मुख्य धारा से वंचित हैं, जहां पर नक्सली होने की सूचना है, वहां पर लगातार ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल लगातार तैनात है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि नक्सलियों की तरफ से पेड़ डाले गए, किस तरह से मार्ग खोदा गया, उसकी भी जो बानगी है वो सामने आई है। लेकिन सुरक्षा बल अपनी पूरी मशक्कत के साथ इन सभी मार्गों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी देखी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वही क्षेत्र है जहां पर नक्सलियों के होने की सूचना आमतौर पर मिलती है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल लगातार इसी तरह से सर्चिंग करते हैं और इसी तरह का ये सिलसिला जिसमें जितने भी मार्ग बाधित किए गए नक्सलियों की तरफ से उन्हें क्लियर करने का काम किया जा रहा है। तो उनके द्वारा प्लांट किया गया 5 किलो का आईडी भी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही इस आईडी को नष्ट किया और सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। खेम, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इस सर्चिंग ऑपरेशन को लेकर? खेम नारायण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें उनसे। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास अपने आप में, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार इस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन उन तमाम क्षेत्रों में चलाते हैं जहां पर नक्सली होने की आशंका होती है या सूचना उनको पहले मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे मार्ग जहां पर लगातार, जैसे नारायणपुर ओरछा मार्ग की अगर हम बात करें तो कई बार इस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आ चुकी हैं जिसमें मार्ग बाधित करने की कोशिश नक्सलियों की तरफ से की जाती है, सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए, इस वजह से कि ग्रामीणों को भी कहीं ना कहीं डर ना रहे। इस वजह से सुरक्षा बल भी लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ इस जगह पर सामान्य रहे। उसी सिलसिले में ये सर्चिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस मार्ग को बहाल करने की कोशिश, जहाँ जहाँ भी अड़चन आती है वहाँ सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग में जुटे हुए हैं। वहाँ सड़क से पेड़ और पत्थर हटाने का काम देखिए जेसीबी की मदद से किया जा रहा है और बड़ी संख्या में जवान यहाँ पर तैनात हैं। तो नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया आईडी भी मौके पर ही नष्ट किया है सुरक्षा बलों ने और इसी तरह से जितने भी मार्ग इस तरह से बाधित हैं उन्हें एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश में ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ड्रोन के मदद से भी निगरानी लगातार रखी जा रही है जिससे कोई भी परेशानी आसपास रह रहे ग्रामीणों को ना हो और नक्सली उन तक ना पहुंच सके, उनको नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि नक्सली भी लगातार इस बार पूना नारकॉम अभियान जिसके चलते सरेंडर भी कर रहे हैं। सहयोगी खेम नारायण का हम एक बार फिर शुरू करेंगे। खेम, क्या कुछ जानकारी सर्च ऑपरेशन को लेकर? अवंत, क्या आपको मैं ये बता दूं कि नारायणपुर ओरछा मार्ग जो है काफी दिनों से जो है नक्सलियों के द्वारा जो है वहां पर उत्पात मचाया गया था और बाधित कर दिया गया था, जिसको बहाल करने के लिए जो है नारायणपुर के पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो कल सर्चिंग अभियान जारी किए हुए थे। सुबह से सर्चिंग अभियान जारी था और जब सर्चिंग अभियान जारी किए थे तो वहां से भारी मात्रा में आईडी जो है प्लांट करके उन्होंने रखा था, जिसको उन्होंने बरामद किया था और कल काफी जो है मशक्कत किया उन्होंने और पूरी तैयारी उनकी थी और पूरे सुरक्षा बल के लोगों ने वहां पे
अपनी सर्चिंग अभियान जारी रख के जो है सड़क को जो है बहाल किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खेम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज और कल कांग्रेस की संभागीय बैठक होने जा रही है। पीसीसी अध्यक्ष बूथ कमेटी की गठन की समीक्षा करने वाले हैं और आज दोपहर 12 बजे रायपुर संभाग की बैठक होगी। कल दोपहर की अगर बात की जाए तो 12 बजे दुर्ग संभाग की बैठक होने वाली है और बैठक में जिला, शहर, नगर, ब्लॉक के नेता शामिल होंगे। विधायक, जिला प्रभारी पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। बूथ, सेक्टर, जोन कमेटी के गठन की भी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। कांग्रेस के संभागीय समिति के गठन को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण। आज और कल सिलसिलेवार ये बैठक जारी रहने वाली है। आज दोपहर 12 बजे रायपुर संभाग को लेकर बैठक और कल दोपहर 12 बजे दुर्ग संभाग को लेकर बैठक होगी। तमाम पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर के नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे कि ममता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, आपसे हम जानना चाहेंगे कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है और क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज 12 बजे राजीव भवन में होगी और कल दुर्ग में ये बैठक की जाएगी और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक को लेंगे। ये बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने बाकी हैं और ऐसे में संगठन के स्तर पर किस तरह से मजबूती लाई जाए और बूथ पर किस तरह से फोकस किया जाए, इस पर मंथन होगा और किन चीज़ों को लेकर जो है वो सत्ता और संगठन साथ साथ मिलकर अभी चल सकते हैं, चुनावी तैयारी कर सकते हैं। खासतौर पर सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से आम लोगों तक के पहुंचाने में संगठन भी मदद कर सकता है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरा जा सकता है, इस तरह ये जो तमाम जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाएगी और इसके साथ ही बूथों को कैसा मजबूत किया जाए, ब्लॉक और जिले स्तर पर जो है वो किस तरीके से मजबूती लाई जा सके, कार्यकर्ताओं को फिर से कैसे संगठित किया जा सके, उन्हें चुनावी मोड में कैसे लाया जा सके, ये इन पे जो बैठक होगा। जी बिल्कुल, यानी कि संगठन के लिहाज से बैठक काफी खास है। आप बने रहिएगा ममता हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जारी रहने वाला है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सीएम मुलाकात करेंगे। सीएम कोडिहारी में छत्तीसगढ़ महतारी चौक का भी लोकार्पण करने वाले हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा को विकास कार्य की सौगात देंगे और रायपुर में नालंदा परिसर में मिलेट कैफे का भी लोकार्पण उनकी तरफ से। नंदन वन मार्ग में अटारी के दुर्गा मंदिर का दर्शन करेंगे और जरवाई में सीएनडी प्लांट का लोकार्पण भी आज वो करने वाले हैं। तमाम कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल से आज किन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने की अपेक्षा। मोहबा बाजार से कोटा मार्ग के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुड़ियारी के सीएस ईबी ग्राउंड में कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अग्रसेन चौक पर संभागीय स्तरीय सी मार्ट का अवलोकन भी, शाम में भी अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात वो करने वाले हैं। सही, ममता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, काफी बिजी शेड्यूल आज मुख्यमंत्री का, क्योंकि तमाम ऐसे कार्यक्रम जिसमें विकास कार्यों की सौगात भी देनी है, साथ ही साथ भेंट मुलाकात का सिलसिला आज भी आगे बढ़ता हुआ। ममता, पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। अब रायपुर जिले में भेंट मुलाकात कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने रायपुर उत्तर जो है विधानसभा, वहां पर भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया और उसके बाद में जो है वो आज रायपुर पश्चिम जो है उसमें वो भेंट मुलाकात करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। सोमवार को जो है वो रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात की। आज अगर हम बात करें तो करीबन 1:30 बजे जो है वो मुख्यमंत्री लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और सीएसईबी जो ग्राउंड है गुड़ियारी में, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। उसके पहले अलग अलग जगहों पे लोकार्पण करेंगे, दुर्गा मंदिर के दर्शन करेंगे नंदनवन के पास में, और 1:30 बजे लोगों से संवाद करेंगे और लोगों से जानेंगे कि राजधानी रायपुर में किस तरीके से जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या ज़रूरतें हैं। जैसे कि रायपुर उत्तर विधानसभा में भी आत्मानंद स्कूल की मांग की गई। वहाँ पे हालांकि पहले से आत्मानंद स्कूल है, लेकिन लगातार बच्चों की बढ़ती हुई संख्या और जो मांग को देखते हुए फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आत्मानंद स्कूल की सौगात दी। इसके साथ ही अलग अलग जो काम है जो उस विधानसभा में किए जा सकते हैं उसको लेकर उन्होंने सौगातें दी। और विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने बाकी है और चुनावी मोड़ पर पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि सरकार आ चुकी है और इस बहाने मुख्यमंत्री जो मौजूदा जनप्रतिनिधि विधायक है उसका रिपोर्ट कार्ड भी लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए।
और एक तरफ बात कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी। हरदा के लिए आज का दिन खास होगा क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी आज हरदा में होगी। रहट गांव में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। लाडली बहनों से संवाद करेंगे सीएम। लगातार सिलसिलेवार लाडली बहना योजना को लेकर महासम्मेलन का आयोजन अलग अलग जिलों में। 60,000 से ज्यादा बहनों के शामिल होने की उम्मीद इस कार्यक्रम में जताई जा रही है। तो आज हरदा की बहनों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक आज आयोजित की जा रही है। आज सीएम हाउस में मंथन होगा। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी बैठक में जुड़ेंगे और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जाएगी। आज सीएम हाउस में मंथन का दौर रहने वाला है। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री उनसे फीडबैक ले सकते हैं। सीएम हाउस में इस बड़ी बैठक का आयोजन जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जानकारी लेंगे। तमाम पुलिस के अधिकारी इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को मिले